ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टेस्ट. अभी हम एक लिसनिंग का पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे 40/40. सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, उनके आंसर्स हम ढूंढेंगे. और अगर किसी ऑडियो की आपको समझ नहीं आएगी तो आई विल रिपीट दी ऑडियो बिकॉज वी आर लर्निंग. लेकिन याद रखें, एक्चुअल एग्जाम में ऑडियो रिपीट नहीं होगी, एक दफा ही प्ले होगी, एक गो में होगी. ठीक है, तो आपने देखना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और उसके बाद ऑडियो में से आंसर आपको कैसे मिलेगा. Okay, let's start. We've got part 1, questions 1 to 10. हर पार्ट में 10 questions होते हैं and in total we've got 4 parts. So there will be 40 questions. Complete the notes below. अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको हमेशा बताएगा कि आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं. नोट्स कॉम्प्लीशन. नोट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लिखते हैं ना, आई विल गो फॉर डिनर एट 9 PM, नोट्स में क्या होगा, डिनर एट 9 PM. ये नोट्स हो गए, मतलब पूरे सेंटेंसेस नहीं होते, वर्ड्स होते हैं. तो यहां से हमें पता चला कि कंप्लीट द नोट्स बिलो, ये नोट्स कंप्लीशन है. राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर. अब आंसर में क्या होगा, वन वर्ड एंड और अ नंबर. एक वर्ड या नंबर या दोनों. एंड और का मतलब है कि या वर्ड होगा या नंबर होगा या दोनों ही होंगे. चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप. अब उनकी एक वर्कशॉप है जो बच्चों के लिए है और उस वर्कशॉप का नाम है चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, यानी बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की वर्कशॉप. यहां से क्या होगा, आपने अपना माइंड सेट कर लेना है कि अच्छा जी, बच्चों के लिए इंजीनियरिंग वर्कशॉप है. एक बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एक बंदा इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, हमने उनसे आंसर्स तलाश करने हैं. टाइनी इंजीनियर्स, एजेस 4 to 5. अब 4 से 5 साल की उम्र है. टाइटल है उसका टाइनी इंजीनियर्स. ओके, एक्टिविटीज. पहली एक्टिविटी क्या है, क्रिएट अ कवर फॉर एन डैश. अब आपने कवर बनाना है. किस चीज का कवर बनाना है, जिस चीज का कवर बनाना है वो आंसर होगा. और यहां पे लिखा हुआ है एन. एन का मतलब है कि आंसर जो है वो वाउल से स्टार्ट होगा. वाउल्स होते हैं AEIOU. तो एन से आपको हो सकता है एन अम्ब्रेला, एन या कोई भी ऐसा वर्ड जो वाउल से स्टार्ट होगा. अब आपने ज़हन में रखना है कि क्रिएट और कवर की जगह पे वो कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं. क्रिएट की जगह पे वर्ड आ सकता है डिजाइन. कवर की जगह पे वर्ड आ सकता है दैट गोज राउंड द पेंसिल. अगर पेंसिल का कवर बनाना है ना, तो बोलेंगे वी विल डिजाइन समथिंग दैट गोज राउंड द पेंसिल. गोज राउंड द पेंसिल और वी कैन कीप द पेंसिल इनसाइड, यानी वो रीवर्डिंग, पैराफ्रेजिंग करते हैं. सो दैट दे ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट विदाउट ब्रेकिंग इट. अब वो चीज टूटने वाली है, तो अगर ये कवर में डाल देंगे तो उसको हाइट से फेंकेंगे तो वो चीज टूटेगी नहीं. अब आपने देखना है कि कौन सी चीज का ये नाम लेते हैं. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes. Our Tiny Engineers Workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. Okay, egg. Exactly. Correct answer is egg. So they create a cover that goes round an egg so that when they drop it, it doesn't get broken. So correct answer for question number 1 is egg. And you should write singular word because they've mentioned an. Let's go on. Question number 2. Take part in a competition to build the tallest. Build की जगह पे construct का word आ सकता है. Tallest की जगह पे highest का word आ सकता है. ठीक है, अब आपने फोकस करना है build और tallest को. Tallest की जगह पे बोल सकते हैं highest. Build की जगह पे construct, create, make. यानी आपका जो ध्यान है वो होगा tallest के synonym पे, और tallest के synonym के साथ ही जो वो word बोलेगा, that will be your answer. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. Okay, to make the highest tower. Highest tower, जिसको हम टावर कहते हैं, टावर.
ओके, दे कॉल इट टावर, हाईएस्ट टावर. इसीलिए मैं कहता हूं आईएल्स की जो लिसनिंग है ये आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का बेस्ट वे है. स्पीकिंग में अगर आप बोलेंगे टावर आपको कम बैंड मिलेगा प्रोनाउंसिएशन में, और अगर आप बोलेंगे टावर टावर यू कैन गेट बेटर बैंड. तो अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहां से इंप्रूव करें. ठीक है, करेक्ट आंसर इज टावर. और टॉलेस्ट की जगह पे उसने क्या बोला? हाईएस्ट. बस ये चीज समझनी है. क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ डैश पावर्ड बाय अ बलून. पावर्ड बाय अ बलून का मतलब है कोई चीज बनाएंगे, उसको गुब्बारे के साथ बांध देंगे, जैसे जैसे गुब्बारा हवा के साथ जाएगा वो चीज भी चलेगी. ठीक है, अब वो क्या चीज बनाएंगे जो बलून पावर के साथ चले? अपनी कोई चीज गुब्बारे के साथ बांध दे तो हवा में उड़े तो होगा पावर्ड बाय अ गैस बलून. ठीक है, अब गुब्बारे के साथ बांध दी, उसको छोड़ दिया, हवा के साथ साथ गुब्बारा भी उड़ रहा है, साथ वो चीज भी जा रही है. अब वो कौन सी चीज है जो बलून पावर से चलेगी? ठीक है, नाउ लेट्स सी. और फिर मेक का वर्ड आया, मेक अ डैश. अब मेक की जगह पे डिजाइन, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all the... Alright, design and build a car. अब ये इंग्लिश में कार को वैसे ही बोलते हैं जैसे आप पंजाबी में खा को बोलते हैं. और खांदा क्यों नहीं? खा जो है ब्रिटिश एक्सेंट में कार को बोलते हैं खा. बोलें खा. तेरा केरा अपना कार है. ओके, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, सो खा इज एक्चुअली कार. क्लियर हो गया? मेक की जगह पे वर्ड आ गया डिजाइन एंड बिल्ड. तो ज़हन में रखिएगा, ब्लैंक से पहले जो दिया हुआ है उसके सिनोनिम्स और ब्लैंक के बाद में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, नेक्स्ट है जी जूनियर इंजीनियर्स. इनकी एज है 6 to 8. एक्टिविटीज क्या हैं? बिल्ड, मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड डैश. बहुत आसान है ये. एंड के साथ एक आध क्वेश्चन आता है. अब जब वो बोलेगा ना कार्स, ट्रक्स, उसके साथ जो तीसरी चीज है वो आपका आंसर होगा. और एंड की जगह पे आ सकता है ऑल्सो, एंड की जगह पे आ सकता है बट ऑल्सो, एंड की जगह पे आ सकता है एज वेल एज. ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखें, जब कार्स प्लूरल है, ट्रक्स प्लूरल है, तो आपका आंसर भी प्लूरल होना चाहिए. ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है. लेट्स सी. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. Okay, but also how to construct the animals. अब आपको समझ आ गया था, कार्स है, ट्रक्स है, तो तीसरी चीज आंसर होगा. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी एनिमल्स. एनिमल्स उसने ऑडियो में भी प्लूरल बोला, आप भी इसको प्लूरल ही लिखेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स गो ऑन. टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश. अब लॉन्गेस्ट को अंडरलाइन करें. लॉन्गेस्ट का सिनोनिम, पैराफ्रेजिंग जो भी होगा उसके बाद आपका आंसर आएगा. टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश. अच्छा, अब क्या होता है, पहले वो किसी भी चीज का नाम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर है इसका रोड, लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, पहले वो रोड का नाम लेंगे. देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन वेयर स्टूडेंट्स विल बिल्ड अ रोड एंड द लॉन्गेस्ट वन विल गेट द प्राइज. अब रोड की जगह पे वर्ड आ गया वन. ठीक है, अब आपने ये देखना है कि रोड के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे. जो वर्ड है ना, जैसे वन, दैट, दिस, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग. अगर मैं ये कहता हूं लॉन्गेस्ट वन, अब वन से पहले मैंने बात की रोड की, तो वन का मतलब है यहां पे रोड. ओके, सो अब आपने ये देखना है कि वन कहां पे जा रहा है. वन का ये नहीं कहना लॉन्गेस्ट वन, उन्होंने बोला था लंबा इक्को ही. वन का मतलब एक नहीं है. आप नहीं कहते गिव मी दैट वन, गिव मी दिस वन, गिव मी दिस वन, ये वाला, वो वाला. इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग. ठीक है, सो लेट्स सी. And do they have competitions too? Yes,
With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I would... Okay, to build a bridge and the longest one will get a prize. Longest one. One का क्या मतलब है? Bridge. तो आंसर क्या होगा? Bridge. Exactly. Okay, question number 6. Create a short dash. अब अंडरलाइन करें जी वर्ड को, शॉर्ट को. अब शॉर्ट का सिनोनिम इसके बाद आंसर आएगा. ठीक है, क्रिएट अ शॉर्ट विथ स्पेशल सॉफ्टवेयर. अब जरा सोचें, सॉफ्टवेयर के साथ कोई चीज बनानी है. ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ बनानी, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी. और दे यूज द वर्ड शॉर्ट. अब शॉर्ट की जगह पे कोई भी चीज आ सकती है. अब फर्ज करें, अगर मैं आपसे कहता हूं गिव मी अ शॉर्ट स्टिक, उसकी जगह पे गिव मी 2 feet स्टिक. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं गिव मी अ शॉर्ट क्लिप, गिव मी अ शॉर्ट क्लिप, या फिर मैं बोलूंगा गिव मी अ 30-second क्लिप. 30 सेकेंड का क्या मतलब है? शॉर्ट. तो शॉर्ट का सिनोनिम या शॉर्ट की पैराफ्रेजिंग, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, कि शॉर्ट की जगह पे आपने लगाया 30 सेकेंड. ठीक है, उसके साथ आंसर आएगा. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it, using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. Okay, 5-minute movie. आंसर क्या होगा? मूवी. शॉर्ट की जगह पे क्या आ गया? 5 minute. अब ये चीजें समझना पड़ेंगी, फिर आयल्स लिसनिंग होगा, वरना आंसर इधर से आएगा उधर जाएगा और आप ऐसे बैठे होंगे. आप कहेंगे जी मैं तो समझा था आयल्स इंग्लिश में होता है, ये तो पश्तो है, हाँ ये तो फारसी है, ये तो चाइनीज है. सो बी एक्टिव. 5 minute मूवी, और 5 minute की जगह पे वर्ड आ गया शॉर्ट, और आंसर क्या होगा? मूवी. और अगर बाय मिस्टेक आपने लिख दिया 5 minute मूवी, तो आप क्या रूल वायोलेट कर रहे हैं? 1 word and और अ नंबर. ठीक है, तो आपने सिर्फ लिखना है मूवी. क्वेश्चन नंबर 7. बिल्ड, और बिल्ड के बाद है जनाब कॉमा. नजर आ रहा है? ठीक है, बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. अब ये तीनों वर्ब्स हैं. अगर मैं कहता हूं कम, सिट एंड एंजॉय, ये तीनों वर्ब्स हैं. ठीक है, अब यहां पे दूसरा वर्ब मिसिंग है, बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. अब बिल्ड के सिनोनिम के बाद और प्रोग्राम से पहले एक और वर्ब आएगा, इसी फॉर्म में आएगा. मतलब अगर मैं कहता हूं बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड प्रोग्राम, कंस्ट्रक्ट वर्ब है. ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आपने इस नजरिए से भी देखना है कि आंसर जो है वो वर्ब है, आंसर जो है वो नाउन है. यहां पे आ लिखा हुआ है तो नाउन आएगा, अगर सम लिखा हुआ है तो प्लूरल आएगा. ये चीजें भी आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए देखनी. अब देखते हैं क्या चीज है बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. Okay, they build, they decorate it and they program it. अब प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, बिल्ड पहले आ गया, दरमियान में क्या होगा? डेकोरेट. डेकोरेट इज द राइट आंसर. DEKOCO. एग्जैक्टली. के नहीं लिख लेना, बड़े फखर से बैठे होते हैं, मेरे सारे आंसर सही हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. कॉस्ट फॉर अ 5-week ब्लॉक 50 pound. जब ऑडियो में 50 pound बोले तो इसका मतलब है वो यहां पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्ड ऑन डैश फ्रॉम 10 AM to 11 AM. अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक. ऑन का मतलब है डे ऑफ द वीक, कि कौन से दिन ये होता है. डे ऑफ द वीक विल बी योर आंसर. So, is it the same price as the Tiny Engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. All right. So the classes are on Wednesdays. और जो मंडे बोला है वो ट्रैप था. उसने पूछा कि मंडे, उसने कहा जी स्टाफ को टाइम नहीं मिलता था प्रेपरेशन का, सो वी मूव देम टू वेंसडेज. अच्छा, वेंसडे और वेंसडेज में क्या फर्क है? वेंसडे का मतलब है एक वेंसडे, और वेंसडेज का मतलब है हर.
नहीं जैसे कहते हैं मंगल के मंगल, बुध के बुध, यानी हर बुध को ये होता है, ठीक है, इतवार के इतवार। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, क्या मतलब है, हर इतवार को मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडेज, हेल्ड ऑन वेडनेसडेज। अब देखें जो लोग वेडनेसडे कहते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर सकते हैं, उसने बोला वेडनेसडेज, वेडनेसडेज, ओके। अच्छा जी, लोकेशन क्या है, बिल्डिंग 10A। अब 10A के बाद उसने आंसर बोलना है, डैश इंडस्ट्रियल एस्टेट। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम, जैसे हमारे यहां पे कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, और एक और भी है सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो नाम है वो आंसर होगा, और अगर नाम मुश्किल वाला होगा तो वो आपको स्पेलिंग बताएंगे, और अगर एक आम सा नाम होगा तो स्पेलिंग नहीं बताएंगे। लेट्स सी। And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. ओके, फ्रेडस्टन। अब स्टोन को बोला स्टन, कोई और होता उसने बोला था फ्रॉड स्टोन। ओके, फ्रेडस्टन, FRAD, और वर्ड एक ही है, STONE, STONE, फ्रेडस्टन। और ये नाम थोड़ा मुश्किल था तो उन्होंने उसको प्रोनाउंस कर दिया और आपने इसको लिखना है। और आपने ये नोटिस किया आर को उसने क्या प्रोनाउंस किया, आ, FA, आजा, आंदा क्यों नहीं, आ, और वो सी को क्या बोलेंगे, खा। ये साउंड्स अपनी ठीक करें, आपका प्रोनाउंसिएशन में बेंच स्कोर बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, प्लेंटी ऑफ डैश इज अवेलेबल। प्लेंटी ऑफ को अंडरलाइन कर लें, कोई चीज है जो वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। प्लेंटी ऑफ डैश अवेलेबल, देखते हैं क्या है। वैसे इनके ना ड्रिंक्स भी होते हैं, प्लेंटी ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल। ओके, And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. Okay, will I have any parking problems there? No, there is plenty available. Plenty available का क्या मतलब है, क्या plenty available है, parking, ठीक है। Will I have a parking problem? No, there is plenty available. अब parking पहले बोल दिया, plenty के साथ parking नहीं लगाया, but it's understood that they are talking about parking. So correct answer is parking. Okay, let's go on. Now we've got listening part 2, और part 2 में है multiple choice questions. Multiple choice questions part 2 में भी आ सकते हैं, 3 में भी, और अगर किस्मत खराब हो तो part 1 में भी आ सकते हैं, part 4 में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से रेडी करना है। part 2 में आएंगे तो आसान होंगे, part 3 में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, part 4 में भी इसी तरह, और part 1 में अगर आएंगे तो इंतहाई आसान होंगे। So let's see. Question number 11. Stevenson's was founded. अब फाउंडेड से हमें समझ आ रही है कोई कंपनी है, मतलब स्टीवेंसन कोई कंपनी का नाम है। फाउंडेड, फाउंडेड का यही होता है ना, ले द फाउंडेशन और लेड द फाउंडेशन। तो कोई कंपनी है, वो कंपनी कब, फाउंडेड का मतलब होता है उस कंपनी को आगाज करना उसका, यानी कंपनी बनाना। तो कब बनी वो कंपनी? ऑप्शन ए 1923, बी 1924, सी 1926। अब क्या करेगा वो, तीनों की बात करेगा, तीनों ऑप्शंस की बात करेगा, लेकिन तीनों में से एक पे बताएगा कि इस साल में हमने कंपनी की फाउंडेशन बनाई, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा जी, हमने स्टार्ट किया प्लानिंग करना 1923 में, काफी सोचो विचार किया, उसके बाद 1924 में हमने कंपनी की फाउंडेशन जो थी वो डाल दी, और 1926 में हमें अवार्ड भी मिला। तो आंसर क्या होगा, 1924। आपने ये देखना है कि वो तीनों सालों की बात करेगा, ताकि आपको वो देखे कि आपको इंग्लिश आती भी है, कि आपको ऑडियो में वो बोले 1924, आप कहें 1924 बी। आपने ये समझना है कि कंपनी की फाउंडेशन जो है वो कब डाली, ठीक है। सो लेट्स सी। Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier
in 1924. He was a very determined young man. ओके, अब फाउंडेड की जगह पे उसने वर्ड यूज किया सेटअप. सेटअप कब हुआ? 1926. 24 में उसने प्लानिंग स्टार्ट की. ठीक है, 23 में वो स्टील इंडस्ट्री में आया. राइट, अब जरा इसको दोबारा सुने. यही तो चालाकी है, इसी को देखना है, वरना आपको हर आंसर सही लगेगा. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. Okay, he entered steel industry when he left school. That was in 1923. Okay, that's okay. 1923 में उसने स्कूल छोड़ा. So this is not the answer. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926. Set up का मतलब है founded. तो आंसर क्या हो गया? 1926. अब देखते हैं 1924 रॉन्ग क्यों है. Although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He started making plans 2 years earlier. तो plans बनाने शुरू किए बी में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, ओरिजिनली स्टीवेंसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर. जब वर्ड यूज करें ना ओरिजिनली, तो इसका मतलब है जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने शुरू में क्या बनाया. मतलब अब स्टील इंडस्ट्री है, किस चीज के लिए उन्होंने चीजें बनाई. ऑप्शन ए हेल्थ केयर इंडस्ट्री. हेल्थ केयर का मतलब है हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, उनके लिए उन्होंने स्टील की कुछ चीजें बनाई. ऑप्शन बी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री. ऑटोमेटिव कहते हैं गाड़ियों की इंडस्ट्री को, कि उन्होंने गाड़ियों के लिए कुछ बनाया. एंड ऑप्शन सी मशीन टूल इंडस्ट्री, के मशीन के जो टूल होते हैं वो बनाए. अब जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उनका सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था. ये जो वर्ड दिया हुआ ना ओरिजिनली, ओरिजिनली का मतलब है स्टार्टिंग में उनका पहला प्रोडक्ट क्या था. लेट्स सी. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. That's what we did for the first 5 years. Hospitals and medical care and all that. तो हेल्थ केयर ए इज द राइट आंसर. अच्छा, मशीन टूल इंडस्ट्री वो उन्होंने नेक्स्ट 5 years का प्लान किया. ठीक है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री दे कुडंट डू दैट. राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स गो ऑन. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. What does the speaker say about the company premises? अब कंपनी premises के जिस एरिया पे कंपनी है उसके बारे में स्पीकर क्या कहते हैं. रिसेंटली मूव्ड, अगर वो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं नए प्रेमिसेस पे तो ए आंसर हो जाएगा. अगर वो कहे ना वी हैव जस्ट रीलोकेटेड अवरसेल्व्स टू दिस न्यू प्रेमिसेस, ए विल बी द राइट आंसर. बी क्या है? नो प्लान्स टू मूव. अगर वो कहते हैं एरिया इज लार्ज इनफ एंड वी हैव नो प्लान्स टू शिफ्ट और मूव, बी आंसर होगा. एंड सी गोइंग टू मूव शॉर्टली. अगर वो ये कहते हैं द नेक्स्ट 6 months वी आर गोइंग टू मूव टू अ न्यू लोकेशन, और नेक्स्ट 3 months इसका मतलब है गोइंग टू मूव शॉर्टली. अब कंपनी प्रेमिसेस के बारे में वो क्या कहते हैं? या तो वो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, ऑप्शन ए, उनका कोई प्लान नहीं है शिफ्ट होने का, ऑप्शन बी, एंड दे आर गोइंग टू शिफ्ट, दैट इज ऑप्शन सी. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. Major refurbishment. अब refurbishment का मतलब है मरम्मत करना. ठीक है, refurbishment का मतलब किसी जगह पे रिलोकेट करना नहीं है. She said the site is big enough, so we have no plans to move. आंसर क्या होगा?
बी, दोबारा सुनिएगा यहां से. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. Site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. क्या मतलब है? No plans to move. कि जरूरी नहीं है मूव करना कहीं भी. तो 13 का आंसर हो जाएगा बी. 14. प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप इंक्लूड्स. अब अंडरलाइन करेंगे प्रोग्राम को, वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप को. अब जो चीज उस प्रोग्राम में शामिल है वो आपका आंसर होगा. जो चीज उसमें शामिल नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा. ऑप्शन ई, टाइम टू डू रिसर्च. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, मीटिंग विद अ टीचर. एंड ऑप्शन सी, टॉक्स बाय स्टाफ. टॉक्स की जगह पे वर्ड आ सकता है प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स, और स्टाफ की जगह पे मैनेजर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑल दैट. ठीक है. अब देखना यह है कि जो इनका प्रोग्राम है वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप, उसमें कौन सी चीज शामिल है. ठीक है. अगर वो ये कहते हैं कि दिस ईयर वी विल नॉट बी एबल टू अरेंज द प्रेजेंटेशन बाय आवर स्टाफ एज दे आर ऑलरेडी बिजी, तो सी आंसर नहीं होगा. राइट. ये अब मल्टीपल चॉइस में यही है ना, रॉन्ग आंसर अगर आप आइडेंटिफाई कर लेना तो फिर आपका आंसर हमेशा राइट होगा. जब भी आप ट्रैप होंगे आप रॉन्ग आंसर पे ही ट्रैप होंगे. और कभी भी वर्ड को सुन के आंसर डिसाइड ना करें कि जी उसने बोला रिसर्च, रिसर्च, ए इज द राइट आंसर. और अगर वो ये कहती हैं यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिसर्च, तो ए आंसर नहीं होगा. ठीक है. ये I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. What about B, teacher? Your school isn't able to do that this year. In the past, a teacher used to come. That's the wrong option. Correct answer is C. Okay, please follow this. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers. Most mornings you will have a presentations from one of the managers. Presentations की जगह पे वर्ड आ गया talks और staff की जगह पे वर्ड आ गया managers. To learn about their department, starting this morning with research and development. Starting this morning with research and development. अब research and development topic है. किसका topic है? Talks by staff. कि जो मैनेजर ने आज आपको टॉपिक पे बोलना है वो टॉपिक है रिसर्च. यानी रिसर्च के साथ ये नहीं बोला टाइम टू डू रिसर्च, उन्होंने बोला उसका टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो ए इज रॉन्ग. और सी के साथ उन्होंने पहले ही बोला And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week. Okay, in the past a teacher used to come. टीचर आया करते थे. और यहां पे लिखा हुआ है includes. Includes कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. तो पास्ट में जो भी बोलेंगे वो आंसर नहीं होगा. To find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. Your school isn't able to arrange that this year. कि इस साल टीचर ने नहीं आना. That's why B is also wrong. चलें जी, अब आए क्वेश्चंस 15 to 20 पे. लेबल द मैप बिलो. मैप है और उसको आपने लेबल करना है. ठीक है. और ये पार्ट 2 में कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो मैप्स का आता है. आपका जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे एक हैंडआउट शेयर करेंगे, उसका टाइटल है लोकेशन गाइड. लोकेशन गाइड में आपको वो वर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे जिनको आप मैप्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लान ऑफ स्टीवेंसन साइट. अब ये वही जो स्टीवेंसन कंपनी है ना, उसी का इन्होंने हमें प्लान दिया है. ठीक है. जब आपको टाइम दें क्वेश्चंस को पढ़ने का, तो क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं, देखें 15 है कॉफी रूम, 16 है वेयर हाउस, इसको पढ़ के आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा.
मतलब दीज आर जस्ट सिंपल क्वेश्चंस. आपने क्या करना है, इसकी बजाय आपने मैप को देखना है. अब सबसे पहले मैप पे आप देखें जो रोड्स हैं. एक मेन रोड है, सबको नजर आ रही है मेन रोड, और एक है एक्सेस रोड. मेन रोड एंड एक्सेस रोड. रिसेप्शन नजर आ रहा है, और रिसेप्शन के बाद है जी ओपन कोर्टयार्ड, और उसके बाद है फैक्ट्री. अगर कहीं ट्रीज का नाम लेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है ये वाला ऑप्शन है आपके पास. अगर बोलेंगे फ्रॉम रिसेप्शन, व्हेन यू गो आउट ऑफ रिसेप्शन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट पे लेके जाएंगे. फिर राइट पे कॉरिडोर है, और उस कॉरिडोर के एंड पे कौन सी ऑप्शंस है, ए एंड बी. ठीक है, अगर ए बी कहेंगे तो वहां पे आप आ जाएंगे. और अगर आपको ये कहते हैं गो थ्रू द ओपन कोर्टयार्ड and come out from the other door and you will find it on your right, तो ये क्या ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा. ठीक है, एक्सेस रोड, मेन रोड, रिसेप्शन. अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉफी रूम कहां पे है. क्वेश्चन नंबर 15. अब जैसे जैसे ऑडियो चलेगी, रिसेप्शन से आपकी पेंसिल मूव करनी चाहिए. अगर वो बोलेंगे ना नाउ वी आर हियर एट द रिसेप्शन, इफ यू वांट टू गो टू द कॉफी रूम जस्ट कम आउट ऑफ द रिसेप्शन एंड टेक अ लेफ्ट टर्न. इट्स द सेकेंड रूम ऑन योर लेफ्ट. कौन सा होगा, आई. ठीक है, ये चीज करनी. आपका पेन मूव, अब ये नहीं आप देखी जा रहे हैं, अच्छा एंड पे जो मर्जी आए वो लिख दें. आपकी पेंसिल मूव करेगी तो आप वहां पे पहुंचेंगे. राइट, सो लेट्स सी. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. And that'll be where you meet each morning. Okay. Main road one side and trees the other. अब ये बन गया कॉर्नर. ये मेन रोड है, इस साइड पे ट्रीज हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन H. क्लियर हो गया? ठीक है, मेन रोड वन साइड एंड द ट्रीज ऑन द अदर. ओके, कॉफी रूम के बाद आए जी वेयर हाउस पे. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. अब उसने दो तरह से बताया है. एक उसने बताया लॉरी से एक्सेस रोड और टर्निंग पॉइंट पे. अब टर्निंग पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी. और दूसरा उसने बोला है फार साइड ऑफ कोर्टयार्ड. फार साइड क्या होगी, दूसरी तरफ, कोर्टयार्ड के दूसरी तरफ, एंड देन टर्न राइट. तो दोनों सूरतों में ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सी इज द राइट आंसर. और उसने दोनों रास्ते बताए, एक्सेस रोड से टर्निंग पॉइंट पे एंड देन ओपन कोर्टयार्ड से. क्वेश्चन नंबर 17, स्टाफ कैंटीन. अब देखें स्टाफ कैंटीन. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. जी, अच्छा शुरू में लगा शायद जे हो. जब उसने बोला ना नेक्स्ट टू रिसेप्शन तो लगा जे होगा. फिर जब उसने ओपन कोर्टयार्ड और एक्सेस रोड बोला, देन वी रियलाइज द आंसर इज जी. ठीक है, तो ये नहीं करना कि आंसर जब मिल गया तो कान बंद कर लेने. मतलब आपको आंसर मिला, उसने बोला नेक्स्ट टू रिसेप्शन जे, उसके बाद पौंकी जाओ. I don't care, okay? You need to see that which is that, because there are two rooms, एक J है और एक G है. Let's go on. Question number 18, meeting room. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Okay. Open courtyard के left side पे straight, meeting room is in the end on the right. That is option B. ठीक हो गया. अब ये लैंग्वेज है जो हर मैप में रिपीट होगी. Go straight ahead, turn right, turn left, on the left, on the right, and all that. Question number 19, human resources. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building.
So you head to the left along the corridor from reception and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. Okay, it's the second room you come to. It looks out onto the main road. आंसर क्या हो जाएगा? I. रिसेप्शन से सेकेंड रूम और मेन रोड वाली साइड पे I will be the right answer. Question number 20. Boardroom. And finally the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, the boardroom is on the left. वही courtyard end पे पहुंचे. The boardroom is on the left. Left पे कौन सा रूम है? A is the right answer. ठीक है? So next to trees as well, she mentioned. Question number 20. Correct answer is A. All clear? Yes. Okay guys, now we go on part 3 और part 3 में multiple choice question, single या double. Double का मतलब है 5 में से 2 चूज करने हैं. Single का मतलब है 3 में से 1 चूज करने हैं. Multiple choice आ सकते हैं, single, double और उसके साथ matching. मैचिंग में क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं, उनको आपने मैच करना होता है क्वेश्चन से. अब यहां पे हमारे पास डबल मल्टीपल चॉइस है और मैचिंग है. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है. और ये जो टेस्ट है फुल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? ओके, क्वेश्चंस 21 and 22. Choose two letters A to E. Which two parts of the introductory stage of their art project do Jess and Tom agree were useful? ठीक है, अब जो 2 पार्ट्स हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज उनके आर्ट प्रोजेक्ट की, जेस और टॉम अग्री करते हैं कि वो यूजफुल थे. अब ये 5 पार्ट्स बताए हैं, 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स यूजलेस होंगे, या फिर क्या होगा, किसी एक के लिए यूजफुल होगा, दूसरे के लिए यूजलेस होगा. लेकिन इन 5 में से दोनों अग्री करेंगे कि ये 2 पार्ट्स जो है ना, ये वाकई ही यूजफुल थे. अब आपने उनको आइडेंटिफाई करना है. अब मैं ये बताता हूं आपको कि कौन से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं. देखिए ऑप्शन ए, बर्ड पार्क विजिट. अब अगर एक कहे वी वेंट टू द बर्ड पार्क एंड वी लर्नड अ लॉट, आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. दूसरा बोलता है मी टू, इसका मतलब है अग्री कर गए. ठीक है, अब अगर एक बोलते हैं आई वेंट टू द बर्ड पार्क एंड वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड द सेकंड वन विल से आई वाज एब्सेंट सो आई कुडंट अटेंड दैट. अब जब वो एब्सेंट था, अटेंड नहीं कर सका, तो भी आंसर आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन. वर्कशॉप सेशन. अब देखना है वर्कशॉप सेशन अगर दोनों के लिए यूजफुल थे तो आंसर ठीक होगा, और अगर एक के लिए यूजफुल थे, एक के लिए यूजलेस थे, बोलेंगे वर्कशॉप सेशंस वर वेरी लॉन्ग एंड आई थिंक वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम. दूसरा बोलता है मी टू, इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ये आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम विजिट. अब एक बोलेगा वी वेंट टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड वी हैड ग्रेट लर्निंग देयर. दूसरा कहता है आई हैड अ हेडेक सो आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड द म्यूजियम. मतलब ये चेक करना है, जिस चीज पे वो अग्री करेंगे, मी टू बोलेंगे, आई ऑल्सो एंजॉय, आई ऑल्सो लर्न, वो चीज यूजफुल होगी. यानी यूजफुल और दोनों के लिए, एक के लिए नहीं. अब अगर यासीन कहते हैं मैंने पेप्सी पी तो बड़ा मजा आया क्योंकि पेप्सी फ्री में मिली थी. ठीक है, मैं कहता हूं जी नहीं, पेप्सी तो बिल्कुल बेकार है, ब्लैक ड्रिंक्स तो आपको पीने ही नहीं चाहिए, तो यूजफुल होगा? आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब आपने इस मिसाल से याद रखना है. सो लेट्स सी, प्रोजेक्ट डन इन प्रीवियस ईयर्स. अब प्रीवियस ईयर के प्रोजेक्ट अगर उन दोनों के लिए यूजफुल है तो डी विल बी द राइट आंसर. एंड ई, हैंडआउट्स विद रिसर्च सोर्सेस. हैंडआउट्स. ठीक है, अब इन सब में ना आपने मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं, ए में है बर्ड पार्क विजिट, बी में है वर्कशॉप सेशन, सी में है म्यूजियम विजिट, राइट, डी में है प्रोजेक्ट्स डन प्रीवियस ईयर और ई में है हैंडआउट्स. अब देखना है इन सब में से कौन सी चीजें यूजफुल हैं और यूजलेस हैं. How are you getting on with your art project, Tom? Okay. Like, they gave us the theme of birds to base our project on, and I'm not really all that interested in wildlife, but I'm starting to get into it. I've pretty well finished the introductory stage. So have I. When they gave us all those handouts with details of books and websites to look at, I was really put off. But the more I read, the more interested I got. Me too. I found I could research so many different aspects of birds in art. Colour, movement, texture. So I was looking forward to the bird park visit. What a letdown. It poured with rain and we hardly saw a single bird. Much less use than the trip to the Natural History Museum. Yeah.
I liked all the stuff about evolution there. The workshop sessions with Dr. Fletcher were good too, especially the brainstorming sessions. Ah, I missed those because I was ill. I wish we could have seen the projects last year's students did. I suppose they want us to do our own thing, not copy. Very confusing. They discussed all the options and it was very hard to believe what the right answer is. So the right answer is option E and option C. Okay? And out of 2, if you have one right answer, you will get 1 mark for it. Okay? Option E and option C. Now, let's play them again. How are you getting on with your art project, Tom? Okay. Like, they gave us the theme of birds to base our project on, and I'm not really all that interested in wildlife, but I'm starting to get into it. I've pretty well finished the introductory stage. So have I. When they gave us all those handouts with... When they gave us all those handouts, now this is the first option, and have you noticed they are discussing last option first, right? So if they only discuss all the options in order, multiple choice questions will never be difficult. मुश्किल क्यों है कि अभी ई उठाया है, उसके बाद ए पे चला जाएगा, फिर सी पे आ जाएगा, आप बेचारे मासूम अभी ई को ही देख रहे हैं, वो ए पे पहुंच गया, राइट? लाइक दैट. Okay, handouts. Details of books and websites to look at. I was really put off. But the more I read, the more interested I got. The more I read, the more interested I got. अब दूसरा क्या बोल रहा है? Me too. Me too. Me too का क्या मतलब है? Agree. Me too नहीं. Me too. Yeah, me too. Alright. So, handouts, पहला right answer होगा. Option E, handouts. Now, let's go on. I found I could research so many different aspects of birds in art. Colour, movement, texture. So I was looking forward to the bird park visit. I was looking forward to the bird park visit. अब वो आ गया option A पे. अब देखते हैं useful है या नहीं है. What a letdown. It poured with rain. What a letdown. It poured with rain. कि कितनी मायूसी की बात है कि वहां पे बारिश शुरू हो गई और उसके बाद क्या हुआ? And we hardly saw a single bird. We hardly saw a single bird. तो bird park visit useful था? नहीं, बारिश होगी और उनको कोई भी परिंदा नजर नहीं आया, right? Okay, that's good. Let's go on now. इसके बाद आइए option C पे. Bird. Much less used than the trip to the Natural History Museum. Much less useful than the trip to National History Museum. कि Natural History Museum से कम वो useful था. इसका मतलब है कि ये ज्यादा useful था. और आगे वो क्या बोल रहे हैं? Yeah. Yeah का भी मतलब है कि आहो. Yeah, alright. So C will be the right answer. अच्छा, अब आए option B पे. Workshop sessions. मैं फिर बता रहा हूं, अगर राइट आंसर ना भी पकड़ा जाए ना, तो आप लोग रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर लें, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ठीक हो जाएगा. I liked all the stuff about evolution there. The workshop sessions with Dr. Fletcher were good too, especially the brainstorming sessions. Ah, I missed those because I was ill. अब वो बोल रहे हैं कि वर्कशॉप सेशंस वर गुड, बट द लेडी सेड आई मिस दोज बिकॉज आई वाज इल. तो ये वर्कशॉप सेशंस भी आंसर नहीं होगा. अब आए ऑप्शन डी पे. I wish we could have seen the projects last year's students did. I suppose they want us to do our own thing, not copy. I suppose they want us to do our own thing. वो कहती है लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट मिल जाए ना तो छापा मार लेते हैं. वो कहते हैं जी अपना काम करें. So last year projects, I mean they didn't agree, they were not useful. ठीक हो गया. तो wrong answer ढूंढेंगे तो right answer बच जाएगा. Okay, question number 23 and 24. Choose 2 letters A to E. In which 2 ways do both Jess and Tom decide to change their proposals? अब Tom and Jess ने अपना proposal change करना है. एक दूसरे के लिए proposal नहीं है. ये हम उनकी रिसर्च की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. यासीन वहां से हंस रहे हैं ना कि जब इसको प्रपोजल आता था तो क्या होता था. एनीवेज, इन विच 2 ways do both Jess and Tom decide to change their proposal? अब देखें, ऑप्शन है लंबे. जब ऑप्शन लॉन्ग हो तो आपने देखना है उसमें कौन सा वर्ड काम का है. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए, बाय गिविंग अ रैशनल फॉर देयर एक्शन प्लान्स. अंडरलाइन करें, रैशनल एक्शन प्लान्स. ऑप्शन बी, लेस स्पेसिफिक अबाउट आउटकम. लेस स्पेसिफिक आउटकम. ठीक हो गया, शॉर्ट हो गया ऑप्शन. लेस स्पेसिफिक आउटकम का क्या मतलब है कि आपने आउटकम जब नतीजा निकालना है तो आपने स्पेसिफिकली किसी एक चीज की बात नहीं करनी, आपने लेस स्पेसिफिक रहना है. नेक्स्ट,
एडिंग अ वीडियो डायरी प्रेजेंटेशन, अंडरलाइन करें वीडियो डायरी प्रेजेंटेशन. ऑप्शन डी, टाइमलाइन एंड माइंड मैप. कि आप टाइमलाइन दें कि 1947 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, पूरी टाइमलाइन दें. ठीक है, माइंड मैप. एंड ऑप्शन ई, मेकिंग नोट्स मोर एवेल्युएटिव. मेकिंग नोट्स एवेल्युएटिव, कि जो नोट्स हैं उनको मोर एवेल्युएटिव करें, कि आप नोट्स में चीजों को एवेल्युएट करें. अब देखना है कि कौन से दो तरीके हैं जिसमें टॉम और जेस डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को चेंज करेंगे. अब जो चीज वो कहेंगे ना, लेट इट बी लाइक दिस, इट्स ओके, आई थिंक वी डोंट नीड टू चेंज इट, लेट्स नॉट ऑल्टर इट, वो ऑप्शन आपका ठीक रहेगा. जिसको उन्होंने चेंज करना है, 5 में से 3 चीजें वो कहेंगे ऐसे ही रहने दें, जो 2 चीजें उन्होंने चेंज करनी है, दैट विल बी द राइट आंसर. सो लेट्स सी. Have you drafted your proposal yet? Yes, but I haven't handed it in. I need to amend some parts. I've realised the notes from my research are almost all just descriptions. I haven't actually evaluated anything, so I'll have to fix that. Oh, I didn't know we had to do that. I'll have to look at that too. Did you do a timeline for the project? Yes, and a mind map. Yeah, so did I. I quite enjoyed that. But it was hard having to explain the basis for my decisions in my action plan. What? You know, give a rationale. I didn't realise we had to do that. Okay, I can add it now. And I've done the video diary presentation and worked out what I want my outcome to be in the project. Someone told me it's best not to be too precise about your actual outcome at this stage, so you have more scope to explore your ideas later on. So I'm going to go back to my proposal to make it a bit more vague. Really? Okay, I'll change that too then. Okay, I'll change that too then. Last पे उन्होंने डिस्कस किया ऑप्शन बी. Okay, so correct answers are option E and option B. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख लें. 23 पे B लिख लें, 24 पे E, या 23 पे E, 24 पे E. Anyone is the right one. Now please listen to it again. Have you drafted your proposal yet? Yes, but I haven't handed it in. I need to amend some parts. I've realised the notes from my research are almost all just descriptions. Okay, my notes are all just descriptions. I haven't actually evaluated anything, so I'll have to fix that. I'll have to fix that. Fix का क्या मतलब है? Change. I'll have to fix that. कि notes उसके evaluative नहीं है, उसने उसको fix करना है. Oh, I didn't know we had to do that. I'll have to look at that too. I'll have to look at that too. I'll have to look at that too means मैंने भी उनको change करना है. E is the right answer. Now let's go to option D. Did you do a timeline for the project? Yes, and a mind map. Yeah, so did I. Did you do a timeline and mind map? So did I. That's it. D में कोई चीज change नहीं हो रही. अब आए option A पे. I quite enjoyed that. But it was hard having to explain the basis for my decisions in my action plan. What? You know, give a rationale. I didn't realise we had to do that. I didn't realize we had to do that. उसने किया ही नहीं है. अब जो काम आपने किया ही नहीं, आप उसको चेंज तो नहीं करेंगे, आप उसको ऑल टुगेदर करेंगे. उसने कहा आई डिडंट रियलाइज वी हैड टू डू दैट, तो ए आंसर नहीं होगा. राइट, ए में वो कोई चेंज नहीं कर रहे. एक ने किया, एक ने नहीं किया. आंसर वो होगा जिस चीज को वो चेंज कर रहे हैं. नाउ आफ्टर ए प्लीज कम टू ऑप्शन सी. Okay, I can add it now. I can And I've done the video diary presentation and worked out what I want my outcome to be in the project. Someone told me it's best not to be... Okay, I've done a video diary. अब उसपे कोई चेंज की बात नहीं हुई. Now she says someone told me Later on, it's about your... What I want my outcome to be in the project. Someone told me it's best not to be too precise about your actual outcome at Someone told me not to be too precise about your actual outcome. this stage, so you have more scope to explore your ideas later on. So I'm going to go back to my proposal to make it a bit more vague. Really? Okay, I'll change that too then. Okay, I'm going to go back to make it more vague and I'll change that too. So that is option B, outcome. ठीक हो गया? मुश्किल लगेगा, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी.
Now we go on, questions 25 to 30. Which personal meaning do the students decide to give to each of the following pictures? अब pictures को personal meanings के साथ आपने attach करना है. Pictures के नाम दिए हुए questions 25 से 30 तक और personal meanings दिए हुए A से H तक. अब जब वो आपको हाफ मिनट देंगे तो क्या आप पिक्चर्स पढ़ेंगे या पर्सनल मीनिंग्स पढ़ेंगे? क्योंकि पिक्चर्स के नाम वो चेंज नहीं करेंगे. फैल्कन, फिश हॉक, किंग फिशर, पोर्ट्रेट, ये सारे नाम एज इट इज आएंगे. चेंज जो करेंगे वो आपके जो पर्सनल मीनिंग्स हैं, दे आर गोइंग टू चेंज देम. अच्छा जी, ऑप्शन ए, अब जरा सुने वो क्या कर सकते हैं. चाइल्डहुड मेमोरी. चाइल्डहुड मेमोरी की जगह आ सकता है व्हेन आई वाज स्मॉल, वन डे आई वाज गोइंग आउट विद माय फादर. ये क्या हो गया? चाइल्डहुड मेमोरी. व्हेन आई वाज स्मॉल, वन डे आई वाज आउट देयर विद माय मदर. ये होगी चाइल्डहुड मेमोरी. अब मेमोरी का वर्ड नहीं आएगा, लेकिन वो मेमोरी को डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. ऑप्शन बी, होप फॉर द फ्यूचर. होप फॉर द फ्यूचर की जगह पे आ सकता है लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू आमतौर पे फ्यूचर की, अगर मैं कहता हूं ना आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीन्स कि मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूं फ्यूचर में. सो होप फॉर द फ्यूचर. अच्छा जी, नेक्स्ट है फास्ट मूवमेंट. आमतौर पे आईएल्स में फास्ट और रैपिड ये दोनों सिनोनिम्स हैं. और अनदर गुड थिंग, मूवमेंट की जगह पे वर्ड आता है मोशन या फिर एक्शन. मूवमेंट, मोशन और एक्शन. ठीक हो गया. नेक्स्ट है जी पोटेंशियल थ्रेट. पोटेंशियल के लिए ये आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं पॉसिबल, और थ्रेट की जगह पे वर्ड आता है डेंजर. अब यहां पे दिया हुआ पोटेंशियल थ्रेट, हो सकता है ऑडियो में बोले पॉसिबल डेंजर, तो आपको आंसर पता चल जाएगा. पावर ऑफ कलर, इसकी जगह पे बोल सकता है हाउ पावरफुल द कलर्स आर, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ब्लू एंड ग्रीन. कलर की जगह पे रंग और पावर की जगह पे स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट. उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ऑप्शन एफ, कंटिन्यूटी के लिए वर्ड आ सकता है नेवर एंडिंग. लाइफ की जगह पे आ सकता है नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, एंडलेस प्रोसेस ऑफ लाइफ, एंडलेस, नेवर एंडिंग और लाइफ नेवर स्टॉप्स, कुछ भी ऐसा. ऑप्शन जी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की जगह पे आ सकता है हाउ टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स. नेचर की जगह पे एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड प्रोटेक्शन की जगह पे प्रोटेक्ट, टेक केयर एंड ऑल दैट. ऑप्शन एच, कंफ्यूज्ड एटीट्यूड टू नेचर. नेचर की जगह पे वही बर्ड्स, प्लांट्स. कंफ्यूज्ड एटीट्यूड की जगह पे आ सकता है ही वॉज नॉट श्योर. जब मैं कहता हूं ना आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब है कंफ्यूज्ड एटीट्यूड. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फैल्कन. अब फैल्कन क्या है? फैल्कन एक पेंटिंग का नाम है. जैसे ये पेंटिंग्स लगी हुई है ना दीवारों पे, ऐसे ही एक पेंटिंग है. इसको उन्होंने पर्सनल मीनिंग देना है कि फैल्कन की पेंटिंग के लिए क्या पर्सनल मीनिंग देते हैं. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But I can't just say it's a bit scary, can I? You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh, okay. Okay. You can talk about possible danger. पहले जो उसने बोला, उसने खुद से बोला कि मैं सोच रहा हूं कि ये कर लूं. लेडी ने बोला you could talk about possible danger. Possible danger is potential threat. D will be the right answer. Question number 26, fish hawk. There's a picture of a fish hawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons, and with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right. I'll concentrate on rapid motion it gives. The boy suggested food chain and all that, but she said I'll concentrate on rapid motion it gives. That is option C, fast movement. Question number 27, Kingfisher. You know that picture of a kingfisher by Van Gogh? It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. Okay. So the answer is? Answer has not come yet. You have to wait.
Okay, yeah. You have to wait for it's not blue, green. Oh, power of color. Good. IELTS, no problem. Okay, so please listen carefully. It's not that IELTS is my home cookery. Yeah. You know that picture of a kingfisher by Van Gogh? It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. Now, blue and black and all that shades. But you need to listen to the girl carefully, what she says. I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Okay, I was out walking with my grandfather and all that. That is childhood memory. A will be the right answer. Okay, so never decide on the answer after listening to some words. And हमेशा ये भी रखें कि अगर एक आंसर गलती से लिख भी दिया है ना, आगे भी ऑडियो को सुनते रहें कि आप बाद में आंसर अपना चेंज भी कर सकते हैं. Okay, question number 28, portrait of William Wells. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression and the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. Okay, he is not sure. And then how ambiguous people are. Ambiguous, he is not sure. That is option H, confused attitude to nature. एक तो हो गया he is not sure, दूसरा हो गया how ambiguous people are. So H will be the right answer. Question number 29. इसको कैसे पढ़ेंगे? Vairumati. Vairumati. Okay, good. There's Gauguin's picture, Vairumati. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Wow. All right. Never-ending cycle of existence. So that is continuity of life. ठीक हो गया? Continuity and never-ending. ये चीज चेक करते हैं. Question number 30. Portrait of Giovanni the Medici. Giovanni the Medici का जो portrait है उसके बारे में क्या कहते हैं? I chose a portrait of a little boy, Giovanni de Medici. He's holding a tiny bird in one fist. I like the way he's holding it carefully so he doesn't hurt it. Oh, right. He's holding it carefully so he doesn't hurt it. Protection of nature. Okay? That's right. Okay, good. Now we've got IELTS listening part 4 और part 3 में जितना मर्जी टेस्ट का सत्यानाश हो जाए आपने घबराना नहीं है. part 4 एक और अपॉर्चुनिटी देगा जो वहां पे आपने खोया है वो यहां पे आप दोबारा खो देंगे. नहीं पालेंगे. हाँ वो पालेंगे क्योंकि part 4 बहुत सिंपल होता है. 1 word only. एक वर्ड का आंसर होता है और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा. अच्छा, पार्ट 4 में सबसे पहले क्या करना है? ऑडियो को कैच करना है क्योंकि पार्ट 4 में क्या होता है? लेक्चर होता है, एक बंदा बोल रहा है, डायलॉग हो तो इंटरप्शन होती है तो थोड़ी स्पीड कम होती है. जब एक बंदा बोली जा रहा है भी वो अंग्रेज तो रुकेगा भी नहीं. ठीक है, इंग्लिश इज अ फास्ट लैंग्वेज. तो आपने क्या करना है? आपने जो पूरा ये दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चंस 31 to 40 यहां पे कुछ साइन पोस्ट कर लेने, कुछ वर्ड्स कि जब ये वाला वर्ड बोलेगा तो इधर आ गया, जब ये वाला वर्ड बोलेगा तो अब ये इधर पहुंच गया, अब ये इधर पहुंच, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके. आमतौर पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक आंसर लिख रहे होते हैं, ऑडियो आगे निकल जाती है, फिर वो समझ नहीं आती. बाज का स्टूडेंट्स आंसर से आगे निकल जाते हैं, बाज का ऑडियो जो है वो पीछे रह जाती है एंड ऑल दैट. सो 1 word ओनली. अब टॉपिक लिया हुआ है स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म जब मैंने भी पहली दफा पढ़ा था मुझे भी नहीं पता था इसका क्या मतलब है. ठीक हो गया? तो ऐसा कोई भी वर्ड आए तो देख के आपने नहीं, वीडियो नहीं शेयर की, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना. आपको ऑडियो में बताएंगे स्टोइसिज्म होता क्या है. ठीक है, तो अभी जब ऑडियो चलेगी ना, जब लेक्चर स्टार्ट होगा, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्टोइसिज्म एंड मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट स्टोइसिज्म, जो भी होगा वो आपको बताएगा. और अगर नहीं भी बताता तो स्टोइसिज्म का मतलब होता है स्टोइसिज्म. समझ गए ना? वाह, यही काफी है. ठीक है, चीजों को जैसे है ना वैसे ही लें. अब हम फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे. Stoicism is still relevant today because of its का मतलब है stoicism dash appeal.
अब इसकी जो अपील है स्टोइसिज्म की, वो किस किस्म की अपील है, जिसकी वजह से ये अभी तक रेलेवेंट है आज भी। ठीक है, अब जरा एक काम करें, यहां पे बिकॉज को अंडरलाइन करें और बिकॉज की जगह पे लिखें देयरफॉर। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, देयरफॉर लिखें इसकी जगह पे, और ऑडियो सुने जरा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि आज भी स्टोइसिज्म रेलेवेंट, रेलेवेंट का क्या मतलब है कि आज भी हम इसका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, एक थ्योरी थी कि सर्दियों में परिंदे चांद पे चले जाते हैं और फिर जब गर्मी आती है तो चांद से वापस आ जाते हैं, तो क्या आप उसको आप मानेंगे आज रेलेवेंट है? वो रेलेवेंट का मतलब है कि लोग उस पर यकीन नहीं रखते। तो स्टोइसिज्म जो है इस पे लोग आज भी यकीन रखते हैं। क्यों यकीन रखते हैं? क्योंकि इसकी जो अपील है वो किस किस्म की अपील है, राइट? लेट्स सी। अपील का मतलब है यहां पे लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Okay, what is the answer? Practical. Therefore, most appealing. Practical है इसीलिए ज्यादा अपीलिंग है। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल अपील। अब इस चीज को पल्ले बांध लें, बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल अपील की जगह पे आ गया प्रैक्टिकल, देयरफॉर इट्स लाइक ओके द लास्ट थिंग। Ancient philosophy. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Most practical, therefore most appealing, so practical appeal. अब ये ज़हन में रखें। ओके, आंसर इज प्रैक्टिकल। ओके, और स्टोइसिज्म का क्या समझ आया? फिलोसफीज हैं, दैट्स इट, बस इतना ही काफी है। ठीक है, एंशिएंट स्टोइक्स। स्टोइसिज्म वाज फाउंडेड ओवर 2000 years ago in Greece. ग्रीस या ग्रीक को अंडरलाइन कर ले, ताकि जब वो 2000 बोले या ग्रीस बोले आपको पता है ये वाला पॉइंट डिस्कस हो रहा है। The Stoics' ideas are surprisingly well known, despite not being intended for. Underline करें not being intended को। अच्छा, not being की जगह पे आ सकता है never, और intended for कि उन्होंने कभी भी उनका इरादा नहीं था या उनकी नीयत नहीं थी। not being intended का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि स्टोइक आइडियाज जो हैं वो बहुत वेल नोन हैं, अगरचे उनका कभी भी इरादा नहीं था कि वो किस चीज के लिए इसको करें। डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर। अब नेगेटिव वर्ड नॉट के बाद जो चीज भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। लाइक दे हैड नॉट रिटन एनीथिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Famous Stoics never wrote anything down for, और यहां पे फॉर प्रेपोजिशन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा क्लू है। आंसर में भी उसने फॉर बोला, यहां पे भी फॉर लिखा हुआ है। आंसर इज पब्लिकेशन। स्टोइक्स नेवर रोट एनीथिंग फॉर। नेवर रोट एनीथिंग फॉर की जगह पे आ गया डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड एंड पब्लिकेशन। ओके, अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट है स्टोइक प्रिंसिपल्स, और 2 बुलेट पॉइंट्स हैं विदाउट क्वेश्चन। अब ये दोनों बुलेट पॉइंट्स पे ऑडियो थोड़ी देर चलेगी, इसको आपने साइन पोस्ट करना है। ऑप्शन जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है उसमें करें वर्चुअस लाइफ को। जब ऑडियो में बोले ना वर्चुअस लाइफ, इसका मतलब है कि ऑडियो यहां पे आ गई है। सेकंड में करें इमोशंस को। जब इमोशंस की बात करें तो ऑडियो यहां पे आ गई, और जहां पे क्वेश्चन नहीं ना होता वहां पे वो आमतौर पे वर्डिंग चेंज नहीं करते, सेम वर्ड्स बोलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जहां जहां पे क्वेश्चन है सिर्फ वो ऑप्शंस आपने पढ़ने हैं, जहां पे क्वेश्चन नहीं है उनको स्किम रीड करके एक इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर दें। Epictetus said that external events cannot be controlled, but the dash people make in response can be controlled. एक्सटर्नल इवेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका आंसर होगा।
अब आपने देखना है कौन सी चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इट्स वन वर्ड ओनली. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them I do control. Okay, choices. External events I cannot control, but the choices I make in regard to them I do control. और जब उसने बोला ना Epictetus, तब आपको अलर्ट होना है कि अब आंसर आने लगे. जब आंसर नहीं आ रहा, नॉर्मल ऑडियो चल रही है, उसको नॉर्मली सुने. जैसे ही वो वर्ड बोले आपने अलर्ट हो जाना है. सो आंसर इज चॉइसेस. Okay, question number 34. A stoic is someone who has a different view on experiences which others would consider. Others would consider को underline करें. अच्छा, others की जगह पे वो बोल सकता है most of us. बात समझ आ रही है ना? others या फिर most of us. Consider को underline करें. Consider की जगह पे लिख सकता है would see. Most of us would see. See का मतलब है consider करना. Right? So let's see. Most of us consider, most of us see, anything like that. The modern-day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. Which most of us see as wholly negative. Answer क्या होगा? Negative. Wholly नहीं लिखना साहब. Most of us see as wholly negative. ठीक है? So correct answer is negative. और as भी एक अच्छा क्लू है. Most of us see as wholly negative. Wholly का मतलब है सारे का सारा. Okay. Question number 35. Influence of Stoicism. George Washington organized. अब वो क्या चीज थी जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऑर्गेनाइज की? जॉर्ज वॉशिंगटन कौन था? अमेरिकन प्रेसिडेंट. उसने कुछ ऑर्गेनाइज किया. अब ऑर्गेनाइज की जगह पे वर्ड आ सकता है सेटअप, डेमोन्स्ट्रेटेड, पुट और एनीथिंग लाइक दैट. जो भी उसने किया अबाउट कैटो टू मोटिवेट हिज मैन, यानी कैटो के बारे में. जॉब, ये कैटो वो नहीं जो बिल्ली को कहती है, कैटो नाम है यहां पे. ठीक है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन ऑर्गेनाइज्ड समथिंग अबाउट कैटो टू मोटिवेट हिज मैन, ताकि अपने फौजियों को, लोगों को मोटिवेट कर सके. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbors at age 17, and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Okay, put on a play based on life of Cato. About की जगह पे word क्या आ गया? Based on. Based on life of Cato. So, play will be the right answer. जिसे हम ड्रामा कहते हैं, ड्रामा लगता है, play and all that. Okay? अच्छा, उसके बाद ये फ्रेंच आर्टिस्ट डेलाक्वा, इसको एज इट इज अंडरलाइन कर लें, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है. अब जब वो बोले ना एडम स्मिथ, तो आपने एकदम अटेंटिव हो जाना कि अब आंसर आ रहा है. एडम स्मिथ्स आइडियाज ऑन डैश. अब एडम स्मिथ के आइडियाज किस चीज के बारे पे? ठीक है, मतलब कौन सी चीज थी जिसके बारे में उसके आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइसिज्म. किसी ने नाम सुना हुआ एडम स्मिथ का? अभी सुना है, पहले नहीं सुना. ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिक्स में मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. राइट? सो एडम स्मिथ के आइडियाज किस चीज के बारे में? The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism. Okay, theory on capitalism. बस एक्चुअल एग्जाम में नहीं बोलना. ठीक है, आंसर आए आप ऊंची आवाज में बोले ये आंसर है, बस फिर 2 साल का या 3 साल का बैन तो पक्का. ओके, वहां पे जरा कंट्रोल में रहना. वेल डन. करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म. एडम स्मिथ्स आइडियाज ऑन, दोबारा सुनिएगा. The economist Adam Smith's theories on capitalism. अच्छा, आइडियाज की जगह पे वर्ड आ गया थीरीज ऑन कैपिटलिज्म. सो करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म. और अगर स्पेलिंग गलत हो गए तो आंसर सारा खराब. और किसी से पूछना नहीं है. आप ये ना कहें जी वो तो देख भी नहीं रहे थे जब मैंने पूछा था. वो देख रहे होते हैं.
हाँ, yes, CAPITA, capital ISM, capitalism. ठीक है, तोड़ तोड़ के बना ले, लेकिन आप तोड़ते भी अजीब तरीके से. Okay, some of today's political leaders are inspired by Stoics. यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है. उसके बाद CBT, cognitive behavior therapy. Question number 37. Treatment for dash is based on ideas from Stoicism. अब treatment का word हम यूज करते हैं किसी भी ailment के लिए, बीमारी के लिए. अब किस बीमारी का क्योर है जो कि Stoicism के आइडियाज से होते हैं? Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave. It's most commonly used to treat depression. Okay, it's most commonly used to treat depression. Treatment of depression and treat depression. Okay, question number 38. People learn to base their thinking on. अब लोग सीखते हैं कि उनके जो सोच है वो किस चीज पे होनी चाहिए. People learn to base their thinking on what? The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviors by using logic instead. Okay, by using logic instead. So people learn to base their thinking on logic. Question number 39. In business, people benefit from Stoicism by identifying obstacles as. अब as की जगह पे लिखें into. Obstacles into. मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं लाइफ में वो क्या होती हैं? रहने दो, तुसी ना गेस करियो जे ताड़ा नहीं सही लगना तुक्का. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity. Okay. A lesson. Stoics teach turning obstacles into opportunities. Okay, so obstacles as and into. ठीक है, opportunities. OPPOR. हाँ, ER नहीं है, AR नहीं है, ठीक है, OR. Okay, relevance of Stoicism. Question number 40. It requires a lot of. बहुत सिंपल है, lot of को अंडरलाइन करें. Lot of का जो synonym होगा उसके बाद आंसर आएगा. और lot of की जगह पे आ सकता है too much, considerable, or any other word like that. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago, thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can and accept what you can't. This is not as easy as it sounds and will require considerable practice. Okay. It can take a lot. This is not as easy and it requires considerable practice. Right? So, practice कैसे लिखेंगे? C से या S से? दोनों से ठीक है. प्रैक्टिस वैसे सी के साथ जो होता है वो नाउन होता है, एस के साथ जो होता है वो वर्ब होता है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में एस भी चलता है, सी भी चलता है. PRATICE और TISE दोनों तरह ठीक है. राइट? ओके, दैट्स गुड.